Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Point. Today we are going to discuss on the topic of balance sheet. दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि फाइनल अकाउंट को हम 3 टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आज है बैलेंस शीट। तो दोस्तों, जैसा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप ज़रूर हमारे इस टॉपिक फाइनल अकाउंट का वो जो 2 वीडियो पहले से ऑलरेडी बन चुका है उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नहीं तो आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके पहले की वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट। और इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके लेटेस्ट अपडेट पाइए। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हम बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाते, तो बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? देखिए, बैलेंस शीट बनाने का मुख्य कारण है कि यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो वह अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, चाहे वह एक छोटा सा दुकानदार हो या कोई बड़ा कंपनी का मालिक हो, तो यदि वह व्यवसाय कर रहा है तो वह अपने व्यवसाय के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि उसका व्यवसाय उसका लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है, या फिर उसकी संपत्तियां बढ़ रही हैं कि दायित्व बढ़ रहे हैं। यानी कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए क्या होता है कि बैलेंस शीट को मुख्य रूप से बनाया जाता है। और आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, जैसे कि अभी 31 मार्च तक आप देखेंगे कि पेपर में कंपनी अपने बैलेंस शीट को जारी करती है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बैलेंस शीट का प्रोफार्मा दूसरा दिया गया है। और ये जो हम लोग प्रोफार्मा बनाते हैं फाइनल अकाउंट का, बैलेंस शीट का, ये थोड़ा उससे डिफरेंस है। तो अभी हमको फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट देखना है। जब हम कंपनी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो बैलेंस शीट होगा उसको हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट, income statements means profit and loss account, help to determine the profitability of a business, whereas a balance sheet is considered to find out the financial position of the business as a particular date। कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक निश्चित समय पर, पार्टिकुलर डेट पर जो विवरण बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। ठीक, द बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। इट सेज इट्स कंसिस्ट ऑफ कैपिटल, आई कैन से कि लायबिलिटी साइड मीन्स की क्या होता है? कैपिटल, एसेट्स होता है और लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। यानी कि बैलेंस शीट में हम क्या क्या दिखाते हैं? कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यह कोई अकाउंट नहीं होता, यह एक स्टेटमेंट होता है, यह एक विवरण होता है। ठीक, इसे हम बैलेंस शीट को विवरण पत्र भी कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, विवरण पत्र भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको नाम पता ही होगा बैलेंस शीट। इट हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड एंड it's not to use to and by inside the balance sheet. On the left hand sides of a balance sheet are all liabilities including capital, and right hand side will be all assets। इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है कि टोटल जितने भी लायबिलिटीज है, हमारी लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे इसमें वीडियो में। और इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है? सभी एसेट्स होते हैं। फॉर अ बैलेंस शीट लायबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स। देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि हम मुख्य रूप से एक बात बहुत विशेष ध्यान देते हैं, क्या कि ये जो हमारा लायबिलिटी साइड होता है, राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लायबिलिटी साइड क्या है? उसके इक्वल क्या होगा? किसके इक्वल होगा? एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो अमाउंट हमारा लायबिलिटी साइड दिखा रहा है उतना ही अमाउंट हमारा एसेट साइड
एसेट साइड ही दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक, तो अभी हमने देख लिया कि बैलेंस शीट होता क्या। आगे हम क्या देखते हैं कि बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होते हैं, दो पक्ष, टू साइड्स। अभी हमने बताया ना कि लायबिलिटीज होते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एसेट। ठीक, दूसरा क्या होता है, एसेट। अब सबसे पहला इसका मुख्य फीचर ये है, इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष क्या है, लायबिलिटीज, और दूसरा क्या, एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज दिखाते हैं, राइट हैंड साइड में हम एसेट्स को दिखाते हैं। ठीक, अब स्पेसिफिकेशन शीट इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह क्या है, एक विवरण पत्र होता है, नॉट एन अकाउंट। आई कैन से इट्स नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक, बिकॉज इट्स नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एंड नॉट टू यूज टू एंड बाई। तो दोस्तों बैलेंस शीट में मुख्य रूप से यह क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक, अगला क्या है, फिक्स्ड डेट। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है, यह एक निश्चित समय पर बनाया जाता है। ठीक, फिक्स डेट को, यानी कि 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक, 1 अप्रैल टू फाइनेंशियल ईयर। हमारा इंग्लिश ईयर क्या होता है, 1 जनवरी दिसंबर। ठीक, अब एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, क्योंकि जब व्यवसाय, एक कॉन्सेप्ट है ना, आपने पढ़ा होगा, अवधारणा कि व्यवसाय क्या होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। व्यवसाय की जो पुस्तकें रखी जाती हैं वो एक निश्चित समय के लिए रखी जाती हैं, जैसे 1 ईयर के लिए। जैसे क्या कहते हैं कि या तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, या वह 1 जनवरी से दिसंबर तक होगा। ठीक, अब अगला क्या है, इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य फीचर्स क्या है, इक्वल बैलेंस। बैलेंस शीट में हमेशा दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अगला क्या है, रियल प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को दिखाया जाता है या दायित्वों के वास्तविक मूल्य को। ठीक, जैसे यदि कोई हम एसेट्स खरीद के लाए, ठीक, एसेट्स हम खरीद के लाए परचेज करके, कितने का, 20,000 का। ठीक, 20,000 का हमने परचेज किया। तो इसमें क्या होगा कि जब हम परचेज करेंगे 20,000 का, हो सकता है हमें कुछ कैश डिस्काउंट मिल जाए। मान लेते हैं 1,000 का हमको कैश डिस्काउंट मिल गया, तो हमारा एसेट सब कितने का हो गया, 19,000 का। लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा हम 19,000 नहीं दिखाएंगे, हम हमेशा 20,000 दिखाएंगे। ठीक, अब अगला क्या है इसमें, पर्सनल एंड रियल अकाउंट, व्यक्तिगत व वास्तविक खाते। बैलेंस शीट में हमेशा मुख्य रूप से पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को ही दिखाया जाता है। पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन होगा, उसका अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या होगा, एसेट्स होगी। ठीक, तो मुख्य रूप से इन्हीं दो खातों के को ही हम किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। न कि नॉमिनल अकाउंट को हम कभी नहीं दिखाते, क्योंकि वह नाम मात्र का खाता, उसमें आय व्यय और व्यय हानियों को दिखाया जाता है, आय लाभ और व्यय हानियों को। तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट को ही दिखाते हैं। ठीक, अगला क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर। यह एक निश्चित क्रम में रखी जाती है, और वह ऑर्डर क्या हो सकता है, वह हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक, अस्थायित्व क्रम में, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परमानेंस।
यदि आप सुनते रहेंगे तो ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम है अभी, हाथ इस पे बैठा नहीं ठीक से। और तो फिर हमने देख लिया कि क्या होता है कि बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है, इसको हम एक निश्चित क्रम में दिखाते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या है। इसमें दो पक्ष होते हैं। पहले क्या होता है, हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होती है और राइट साइड में एसेट। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड। ठीक, अब लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या दिखाई जाती है, एसेट्स के अंदर क्या क्या दिखाई जाती है, तो आइए हम आगे देखते हैं उसको। अब देखो हमारा लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले क्या है, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये फिक्स्ड लायबिलिटीज होता क्या है, देखो ऐसे लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जिसका भुगतान हमें तुरंत नहीं, कुछ समय के पश्चात करना होता है। जैसे वी कैन से, हमने क्या किया कि लोन लिया, कितने का, 10 लाख रुपीज का। ठीक, 10 लाख रुपीज का हमने क्या किया, 10 लाख रुपीज का हमने क्या किया, लोन लिया। ठीक, अब बैंक ने कहा कि, बैंक से हमने ये कहा कि इसको हम कितने समय बाद पे करेंगे, 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक, तब तक के लिए इस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये जो 10 लाख का हमने लोन लिया है बैंक से 10 साल के लिए, देखिए हमारे जो समय को निर्धारित किया गया है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, यानी कि मिड शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन समय, दीर्घकालीन समय। तो दीर्घकालीन समय क्या होता है, मुख्य रूप से 10 ईयर्स के आफ्टर, जितने भी ईयर्स हम, जैसे यदि हम कहते हैं 10 ईयर का लोन लिया गया है और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2 ईयर के बाद पे करना होगा हमको, ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में नहीं आते। क्यों, क्योंकि 10 ईयर्स डिसाइड किया गया है कि यदि 10 ईयर्स एंड एबव होगा तो ही हमारा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ठीक, तो फिक्स्ड लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अस्थायी दायित्व, जिन्हें हमें अभी नहीं कुछ समय बाद भुगतान करना है, कुछ समय बाद उसको चुकाना है। ठीक, एग्जाम्पल भी दिया गया लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, क्योंकि दायित्व जो होते हैं, दायित्व क्या होता है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होते हैं, लायबिलिटीज वे होते हैं जिसे हमें कुछ समय बाद क्या है कि भुगतान करना है, इसको हमें पेमेंट करना है। जैसे यदि हम लोन लिए तो वो हमारा पेमेंट करना होगा ना, जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। हमारे ऊपर एक क्या कह सकते हैं कि दायित्व बना रहता है, लायबिलिटीज। ठीक, अगला क्या हमारा करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। अब ये चालू दायित्व क्या होते हैं, ऐसे दायित्व हुज लायबिलिटीज जिसका भुगतान हमें तुरंत कर देना है या कुछ समय बाद या थोड़े समय के पश्चात कर देना है। जैसे क्रेडिटर्स, यदि हम कहीं से किसी से उधार सामान खरीदे हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं कि हम 10,000 का सामान क्या हुआ कि गुड्स परचेज किया क्रेडिट। ठीक, अब हमने 10,000 का सामान परचेज किया क्रेडिट पे, तो क्या हुआ कि हम किसी के तो क्रेडिटर्स हो गए ना, क्योंकि हमें देना है तो दायित्व है, और दायित्व है तो हम क्रेडिटर्स हैं किसी के। यानी कि 10,000 का हमने सामान खरीदा था, अब उस 10,000 को हमें तो पे करना ही होगा। भैया भैया हम उधार सामान खरीदेंगे किसी के तो उसको आज नहीं तो कल किसी को पे करना होगा। अब उसने कह दिया कि भैया आप, भले ही आपको मैं उधार सामान दे रहा हूँ लेकिन हमें जल्दी ही भुगतान कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो उसका पैसा फंसा रहेगा। तो क्या होगा कि जो ये क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जिसका भुगतान हमें करना है, जिससे हमने सामान खरीदा है उसका जो भुगतान हम करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटी, यानी कि उसका भुगतान हमें बहुत जल्दी ही कर देना। ठीक, बिल्स पेबल, यदि हम कोई बिल रिसीव किए हैं, किसी ने बिल लिखा है, सॉरी, या किसी ने हमारे ऊपर बिल लिख दिया कि हमने कहा कि भैया आपके यहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं, आप हमारे ऊपर एक बिल लिख दीजिए 2 मंथ्स का। ठीक, 2 मंथ्स का बिल लिख दीजिए, 2 मंथ बाद हम क्या करेंगे, उस बिल का पेमेंट हम कर देंगे। ठीक, जब हम बिल का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो तब तक के लिए हमारा एक दायित्व बना है कि नहीं,
शॉर्ट टर्म है, तो इसलिए इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज, जल्दी इसका पेमेंट करना है। ठीक, अगला क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, संभाव्य दायित्व। अब ये कौन से दायित्व हो गए, अभी तो हमने देखा कि हमारा फिक्स लायबिलिटीज था, करंट लायबिलिटीज, अब तीसरा भी आ गया कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। अब यानी कि ऐसे दायित्व जो आकस्मिक हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिसका भुगतान किसी विशेष घटना के घटित होने पर करना पड़ता है। जैसे यदि हमने कोई बिल लिखा है और बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। जब अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि बिल लिखा कैसे जाता है, बिल किसके ऊपर लिखा जाता है, वो डिसऑनर कैसे होता है, डिसऑनर होने के बाद क्या होता है। ठीक, तो ऐसे दायित्व जो किसी घटना के घटित होने पर उत्पन्न हो जाते, जैसे बिल अभी डिसऑनर हो गया, ठीक, तो पेमेंट तो करना ही होगा, तो पेमेंट करना है। डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, यदि इसके बाद कभी कभी किसी जमानत पर कुछ चीजें दी जाती हैं, तो जब उसका भुगतान नहीं हो पाता, यानी कि उसका वसूली नहीं हो पाता, वो भी हमारा क्या संभावित दायित्व हो जाता है। ठीक, अब आगे हम क्या देखते हैं, हमने देखा बस इन्हीं तीन चीजों पर बात करना है मुख्य रूप से हमारे लायबिलिटीज में, जो हम इसमें पढ़ेंगे। अगला क्या है, एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियां। हमारी संपत्तियां क्या होती हैं, संपत्तियां तो सबके पास है भैया, कुछ ना कुछ। आपके पास घर है तो आपकी संपत्ति है, आपके पास कार है तो आपकी संपत्ति है। उसी तरीके से एक व्यवसाय के लिए उसकी संपत्तियां क्या क्या हो सकती हैं। अब व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां हैं उसको हम कैटेगराइज कर दिए हैं। पहला क्या है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्सिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक, सबसे पहले क्या है, फिक्स एसेट्स, अस्थायी संपत्तियां क्या होती हैं। अस्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में निरंतर प्रयोग की जाती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और उसके साथ साथ फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स है। ठीक, ये सारी चीजें क्या हमारी फिक्स एसेट्स हैं, जिसका उपयोग जब तक हमारा व्यवसाय चलेगा तब तक हम करते रहेंगे। ये तो है कि नहीं कि व्यवसाय हमारा चल रहा है कि हम जमीन बदल दिए, अपना व्यवसाय उठा के कहीं और लगा दिए, तो ये जो हमारा लैंड होगा ये हमारे फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। बिल्डिंग भी हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। ये तो है नहीं कि हर साल हम अपने बिल्डिंग को चेंज कर रहे हैं या उसको तोड़ के फिर से बना रहे हैं। मशीनरी है, मशीनरी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग हम दीर्घ काल तक करते हैं, इसलिए हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे जिसका भुगतान हमें तुरंत, जिसे हम कुछ समय बाद कैश में बदल सकते हैं या कैश होती है। जैसे बिल्स रिसीवेबल, जैसे यदि हम कोई बिल स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, बिल जब हम स्वीकार करेंगे तो उसमें क्या होगा, अब बिल स्वीकार किए तो कुछ समय बाद उसका पेमेंट हमें मिलने वाला है, 1-2 महीने में, वो हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स। यानी कि ऐसे एसेट्स जिसका भुगतान हमें कुछ समय बाद मिल जाना, जिसे बेचकर हम क्या कर सकते हैं कि तुरंत हम कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे डेटर्स हो गए, हमसे किसी ने कुछ सामान उधार खरीदा है, वो हमारा डेटर्स है, तो आज नहीं तो कल उसका पेमेंट हमें मिलने वाला है, वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स। कैश लिक्विड रूप में हमारे पास जो कैश है वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स। अभी हमने बताया कि जो चीजें तुरंत कैश में परिवर्तित हो सकती है उसे हम करंट एसेट्स के अंतर्गत डालते हैं। ठीक, अगला क्या, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, यानी कि रहतिया, व्यवसाय के अंत में जो सामान बिकने से बचा रह जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन वही स्टॉक जब किसी वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आता है तो वह हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स होता है। ठीक, अगला क्या है, स्टोर्स, यानी कि स्टोर, यदि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें जितनी चीजें हमारे प्रोडक्शन हाउस में स्टोर करके रखी गई हैं प्रोड्यूस करके, वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स। उन्हें हम कुछ समय बाद बेचकर क्या कर लेंगे, कैश में तुरंत हम बदल सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि क्षयशील संपत्ति। क्षयशील संपत्ति क्या होती है, ऐसी संपत्तियां
जिसका मूल्य उसके उपयोग द्वारा किसी अन्य कारण से दिन प्रतिदिन घटता जाता है। जैसे मशीनरी को यदि हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, मशीनरी को यदि हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वह दिन ब दिन उसके अमाउंट में कमी आएगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी वह कम होती चली जाएगी। लीज, यदि हम कोई चीज यूज करें, जैसे कोयले की खान है, यदि हम यूज कर रहे हैं, उसमें से कोयला निकाल रहे हैं, एक समय बाद ऐसा आएगा कि उसमें से सारे कोयले खत्म हो जाएंगे। ये हमारे कौन से एसेट्स कहलाएंगे, ये हमारे वेस्टिंग एसेट्स, क्षयशील संपत्ति है। ठीक, अगला क्या है, लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति। अब ये तरल संपत्तियां क्या होती हैं, यानी कि जो कैश में तुरंत, जो कैश में रहती ही है। ठीक, जैसे कैश इन हैंड, यानी हमारे व्यवसाय में कुछ कैश बचा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, लिक्विड एसेट्स। अगले क्या होगा, कैश एट बैंक, जो बैंक में हमारा पैसा रखा गया वो हमारे लिए क्या होगा, लिक्विड एसेट्स। अब अगला क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है, जैसे गुडविल हो गया और किसी भी प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया। जब हम अभी क्या कहते हैं कि पढ़ेंगे एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में, तो उसमें हम देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस पर हम देखेंगे। यानी कि ये हमारी क्या है, अमूर्त संपत्ति है। गुडविल हमारी क्या है, ये हमारी एक अमूर्त संपत्ति है। व्यवसाय का नाम आपने सुना होगा ना भैया, कोई ब्रांड है, किसी ब्रांड का नाम है, ये लो कोई जूता की कंपनी होगी बाटा, बाटा एक ब्रांड का नाम है, उसकी गुडविल मार्केट में इतना है कि जब जूता लेने जाते हैं लोग, भैया हमें बाटा की जूता चाहिए। या फोन लेने जाते हैं एमआई का, एप्पल का, यानी कि आज के समय में उसका इतना गुडविल हो गया है कि उसके नाम से लोग जानते हैं। ठीक, कोई सामान खरीदना हो, फ्लिपकार्ट से लेना है, अमेजोन से लेना, यानी कि उसकी गुडविल इतनी हो गई कि लोग उस पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, किसी व्यवसाय के लिए क्या है, ये अमूर्त संपत्तियां हैं। अभी जब आपने देखा होगा कि फेसबुक ने, अभी आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें देखेंगे कि नीचे लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक, यानी कि जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा तो क्या हुआ, उसमें कुछ उसको एसेट्स नहीं मिली, बल्कि उसकी गुडविल की इतना, उसने लगभग कुछ 100 करोड़ रुपए पेमेंट किए, किसके लिए, व्हाट्सएप को खरीदने के लिए। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल बहुत थी, व्हाट्सएप से हर कोई परिचित है, तो उसके नाम के लिए उन्होंने इतना पैसा दिया था। यानी कि ऐसी संपत्तियां जो दिखती नहीं है पर उसका मूल्य होता है और उसका लाभ व्यवसाय को मिलता रहता है। ठीक, इतनी सारी चीजें हमने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स, ऐसी संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में अनिश्चित काल तक चलती जाती है और उसका उपयोग हम अनिश्चित काल तक करते हैं। अगले क्या है, चालू संपत्ति है, जिसे हम कुछ समय में कैश में बदल सकते हैं। ठीक, वेस्टिंग एसेट्स, ऐसे संपत्ति हैं जो कुछ समय बाद उसके मूल्य में कमी आती रहे, डिप्रिसिएट होती रहती है। लिक्विड एसेट्स, ऐसे संपत्ति हैं जो हमारे पास तरल रूप में कैश में रखी गई होती हैं। और इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जो दिखती तो नहीं है पर उसका व्यवसाय को लाभ मिलता रहता है। ठीक, अगला हम क्या देखते हैं कि अब बैलेंस शीट का हम प्रोफार्मा देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में क्या होता है, लायबिलिटीज, एल, ये है लेफ्ट साइड, एल से लायबिलिटीज, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज, आर साइड में, राइट साइड में एसेट्स। ठीक, अब कैपिटल, हमने बताया था ना कि कैपिटल जो होती है लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाई जाती है पूंजी, यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यवसाय ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा लगाया है, उसके वो कहाँ दिखाएगा, लायबिलिटीज में। देखो एक चीज और इसमें है कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों पृथक होते हैं एक दूसरे से। यदि कोई व्यवसायी ने व्यवसाय में पैसा लगाया है तो व्यवसाय क्या करेगी कि प्रॉफिट के रूप में उसको रिटर्न देगा, और जब व्यवसाय वह बंद हो जाएगा तो उसका कैपिटल वह व्यवसाय वापस कर देगा उसे। ठीक, व्यवसाय के लिए एक लायबिलिटीज है, तो इसीलिए इस कैपिटल को हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटीज साइड में। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट होगा उसे हम ऐड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। यदि हमारा यहाँ पे लॉस होता है तो क्या होगा, यदि हमारा लॉस होता है तो उसे हम लेस कर देते हैं। ठीक, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पूंजी पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पाएंगे तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज साइड में, कहाँ इंक्लूड करेंगे, कैपिटल में। क्योंकि
हमारा जो कैपिटल होगा इससे बढ़ रहा है। यदि हम अपना व्यवसाय से जो कैपिटल है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट किए, उससे जो हम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो उससे क्या होगा कि हमारे व्यवसाय का कैश तो बढ़ेगा ना, हमारे व्यवसाय की कैपिटल बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, कैपिटल में। अब ड्राविंग क्या होता है, आहरण, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आहरण। आहरण यानी कि जब कोई व्यवसाय से कुछ पैसा निकाल लेता है तो वो क्या होता है, ड्राविंग के अंतर्गत दिखाया जाता है। जैसे हमारी कैपिटल 1 लाख रुपीज की है, ठीक। अब क्या हुआ, व्यवसायी ने क्या किया कि 50,000 रुपीज उसने क्या किया, निकाल लिया, उसे कुछ काम था। अब निकाल लिया तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे। अब हमारे व्यवसाय की कैपिटल कितनी बची है, 50,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग यानी कि यदि जो हम पैसा निकाले व्यवसाय पे, यदि उसको हम पे करेंगे, वो क्या होगा कि इंटरेस्ट लेस कर देंगे, ठीक। अब वही जो हमने नेट लॉस की बात की उसको भी हम यहाँ पर घटा दिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या होता है हमने पहले ही बता चुका है, इसे हमें कुछ देना है तो दायित्व है, दायित्व है तो क्रेडिटर्स है। अब बिल्स पेबल, ऐसे बिल लिखे गए हैं जिसका भुगतान हमें करना है, हमारे ऊपर कोई बिल लिखा गया है उसका भुगतान हमें करना है। अब लोन है, लोन में लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन जो भी होंगे उसे हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हमारा पैसा 10,000 जमा है, हम क्या किए हैं कि व्यवसाय में अपना करंट अकाउंट खोल रखे हैं, व्यवसाय हमें ये बैंक हमें ये सुविधा देती है कि भैया आप 10,000 से ज़्यादा 20,000 निकाल सकते हैं अपने बैंक से, खाते से। तो हमने क्या किया कि 10,000 निकाल लिया, तो हमारा कितना हो गया, ओवरड्राफ्ट कितना होगा, 10,000। आज नहीं तो कल इसे तो पे करना ही होगा ना 10,000। जब इसे पे करना होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटीज, यानी कि जिसका भी भुगतान करना होगा इन फ्यूचर वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटीज। अब ये मत समझ लेना कि सैलरी पे करना है तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। वो लायबिलिटीज नहीं है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, ठीक। आपको यही समझने की जरूरत है इसमें। जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, आप पता लगा कि सैलरी उठा के लायबिलिटीज में डाल दिए तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक। जो हमने बताया था ना कि आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर में देखा था कि बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट ही ट्रांसफर किए जाते हैं, न कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। हमने बताया था, अगर आपने नहीं सुना होगा तो जाके पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। एसेट साइड में अब क्या दिखाते हैं, गुडविल। हमने बताया ना गुडविल क्या होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी व्यवसाय की गुडविल। कपड़ा लेने का भैया हमको स्पार्की का चाहिए, ये लो कंपनी की गुडविल है भैया, उसके नाम से सारे लोग परिचित हैं। बैंक में गए भैया लोन चाहिए, कहाँ से आए हैं, अपना नाम बता दिए, ओ आपका व्यवसाय इतना फेमस है, चलिए आपको हम लोन दे देते हैं बिना ज़्यादा किसी फॉर्मेलिटी के। नहीं तो ऐसा बैंक किसी को लोन नहीं देते। वो किस पे देते हैं, आपके गुडविल पे, क्योंकि मार्केट में आपका नाम है, आपकी वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, व्यवसाय में जब हम कोई भवन या बिल्डिंग यूज करते हैं तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में, वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन करने के लिए जो हम मशीनरी या प्लांट यूज करते हैं उसे जब हम अपने बुक में दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग करके ही तो हम रिटर्न पा रहे हैं ना, उसका उपयोग करके ही तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्नीचर, व्यवसाय में जो भी फर्नीचर यूज होंगे उसे हम कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अभी वही सारी चीजें हमने जब कैटेगराइज कर रहे थे एसेट्स को, तो उसमें हमने बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कौन से एसेट्स है बताइए। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, करंट एसेट्स। क्यों, क्योंकि इसे हम कुछ समय बाद तुरंत कैश में बदल सकते हैं। जैसे यही क्लोजिंग स्टॉक जब हमारा अगले नेक्स्ट ईयर में आएगा तो यही जब हम सेल करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तुरंत ये कैश में चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये जब तक पिछले वर्ष के लिए हमारा क्या था, एसेट्स था, अभी नए वर्ष के लिए इसको हम जब सेल करेंगे तब भी इसका जो माल बचेगा उस वर्ष में वो भी हमारा क्या होगा, एसेट्स ही रहेगा। डेटर्स, डेटर्स यानी कि जिससे हमें पैसा मिल रहा है, हम किसी को 10,000 का माल बेचे हैं, उसका पैसा जो हमें मिलेगा उधार, वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे क्या होंगे, डेटर्स, यानी कि
हमने राम को 10,000 रुपए का माल बेचा, उसने हमारा पैसा का भी पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या, डेटर्स है। पहुंच गए, भैया आपने हमसे सामान खरीदा था, हमारा पैसा इतना बकाया था, आप हमें दे दीजिए। जब तक वो नहीं देता उसको हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, हमने अपने व्यवसाय से कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर लिया। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि किसी कंपनी का हमने शेयर खरीद लिया, या कहीं और से हमने पैसा क्या किया कि इन्वेस्ट कर दिया, किसी अन्य कंपनी में अपना पैसा लगा दिया, या कहीं जैसे कोई सड़क बन रही है तो वहां पे हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई मूवी बन रही है तो उसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि भैया मूवी बन रही है, इसमें हम इतना पैसा पे कर रहे हैं, इस पर हमको 10% कमीशन के साथ हमारा पैसा रिटर्न चाहिए। तो यानी कि जब तक वो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक के लिए वो हमारा एसेट्स है, ठीक। तो अगला क्या हमारा, बिल्स रिसीवेबल, किसी ने हमारे ऊपर बिल लिखा है, ठीक, किसी ने हमारे ऊपर बिल लिखा, हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि भैया अब हमको ये फिक्स है कि इतना अमाउंट हमें आज नहीं तो कल मिलने वाला है, क्योंकि जब बिल का डेट पूरा होगा तो उस समय हमें क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, तब तक के लिए वो हमारी क्या है, एसेट्स है। जैसे पैसा मिला वो हमारा क्या हो गया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी हमारा क्या होगा, हमारे व्यवसाय में जितने भी तरल एसेट्स यानी कि कैश होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। और एसेट्स होगा तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। देखिए ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। अगले क्या है, कैश एट बैंक, हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है हमारा वो हमारे लिए क्या है, यदि वो हमारा पैसा क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमारे लिए एसेट्स है। यदि वह डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज, ओवरड्राफ्ट है, ठीक। अभी आप देखते होंगे ना कि अपना पासबुक खोल के जब आप देखेंगे तो आपके पासबुक में क्या लिखा होता है नीचे, क्रेडिट बैलेंस, जितना आपके अकाउंट में होगा, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी होगा वो सारी चीजें क्या होगी हमारे लिए, व्यवसाय के लिए क्या होगी, एसेट्स। क्योंकि हम व्यवसाय के पुस्तक पढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द व्यवसाय बिजनेस के ही तो पर्पज से हम देखेंगे, ना कि अपना खुद उसमें पर्सनल चीजें इंक्लूड करेंगे। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, एक व्यवसाय मानते हैं, एक व्यवसायी मानते हैं, ठीक। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो होता है, अभी आपने देखा होगा ना कि पेटेंट करा लिए, जैसे कोई नई चीज इन्वेंट हो गई, अभी किसी ने किसी चीज का रिसर्च कर लिया, खोज कर ली नई चीज का, अब क्या किया कि उसने अपने उस सामान का क्या किया, पेटेंट करा लिया, ठीक। अपने सामान का उसने क्या किया, पेटेंट करा लिया। अब उससे सिमिलर कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, यदि बनाएगा तो उसे उस पर्सन को बताना होगा। जैसे यदि किसी पर्सन ने क्या किया कि किस चीज का आपको एग्जांपल दें, ऐसे समझ लीजिए जैसे अभी आपने खोज कर लिया किसी नए चीज का, जैसे ऐसी कार बनाई आपने कि ऐसा फोन बनाया कि उसमें मान ली उसमें कुछ फीचर्स अलग हैं, ठीक। हमने ऐसा फोन प्रोड्यूस कर दिया कि उसमें कुछ फीचर्स अलग हैं जो सबसे यूनिक बना रहा है उस फोन को। अब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी उसके इस फीचर्स को कॉपी नहीं कर सकती या उस चीज को नहीं बना सकती उसके नाम से। जैसे तो अगर बनाती है तो सबसे पहले उसे उस पर्सन से परमिशन लेना होगा। अगर उस व्यक्ति ने उस वस्तु का पेटेंट करा रखा है तो ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि ट्रेडमार्क सबका होता है अपने व्यवसाय के, जैसे किसका बताया, यानी कि ये समझ लीजिए कि किसी भी बिजनेस का क्या होता है, ये एक मार्क होता है, बताता है कि ये किस कैटेगरी में रखी गई है, ठीक। ये भी हमारे लिए क्या है, व्यवसाय के लिए क्या होगा, उसका एसेट्स होगा, क्योंकि इसका लाभ उसे मिल रहा है, ठीक। अब डेबिट का जितने लायबिलिटीज का जितना अमाउंट होगा उसको हम ऐड करके यहाँ लिख लेंगे, एसेट्स का अमाउंट इतना जो होगा सारा अमाउंट यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए एक चीज सबसे इसमें बहुत जरूरी है कि बैलेंस शीट के आपके दोनों पक्षों का योग हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तब भी आपका क्या होगा, बैलेंस शीट बराबर नहीं होगा।
अगर बैलेंस शीट बराबर ना हुआ तो आपका बैलेंस शीट रॉन्ग है, गलत है। ठीक, तो बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, ये इसके कंडीशंस है। या फिर अगर नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसको आपको सुधार करना होगा। ठीक, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम फाइनल अकाउंट का हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि हमने देखो मेरा सबसे इस वीडियो को बनाने का मुख्य पर्पज क्या था कि अभी इसके थ्योरी को समझाना। ठीक, और जब आप थ्योरी सबसे पहले समझ लेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स हैं वो होती क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स हैं वो क्या होती है, सारी चीज़ों को समझने के बाद जब ये आपको समझ में आ जाएंगी तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। और न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप बस एक छोटा सा ही तो काम है सब्सक्राइब करना। यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी पॉइंट फेसबुक पर भी जाइएगा, @T स्टडी पॉइंट डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा एक पेज मिलेगा, उसको लाइक कर दीजिएगा। उस पर भी हम वीडियो का लिंक लगभग देते रहते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उस पेज पर या उस ग्रुप में, मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया है स्टडी पॉइंट का, आप जाएंगे तो उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। ठीक, और दोस्तों हमारे ये जो इंस्टा है उस पर भी जाइएगा, शुभम मौर्य शुभम मौर्य T20 जाके फॉलो करिए। आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।